स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे कि आपकी समय की बर्बादी होती है। उसी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी समय की बचत होती है। जी हाँ, इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंचे तो फिर उनका भव्य स्वागत किया गया। जब पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए दिलीप कुमार जायसवाल को भाजपा दफ्तर लाया गया। जब रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जगह जगह पर उन पर फूलों की बारिश की गई, जेसीबी के द्वारा उन पर पुष्प वर्षा की गई। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ इस रोड शो में मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में उनका भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के चकवस कोल्ड स्टोरेज के पास ट्रक ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की जान चले जाने पर गहरी शोक संवेदना जताई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के 11 जिलों में मौसम बिगड़ने वाला है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार आज बिहार के औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ हल्की सी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने जानकारी दी है। वहीं पर कल यानी कि 31 जुलाई को बिहार के अररिया, किशनगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा में हल्की मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ 1-2 स्थान पर वज्रपात की भी उम्मीद है। वहीं पर 1 अगस्त को बिहार के भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश जातिगत जनगणना चाहता है। अब केंद्र सरकार में भाजपा के सहयोगी जेडीयू का भी साथ राहुल गांधी को मिल गया है। जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे देश भर में जातिगत जनगणना के पक्ष में है, यानी कि जदयू राहुल गांधी के पक्ष में है। जी हाँ, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू बिहार की तरह ही पूरे देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार के उस फैसले का भी स्वागत करता हूँ जिसमें उन्होंने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने को आग्रह किया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बस खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के लोग आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने सीएम प्रखंड परिवहन योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंडों की 7 लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर के आप वाहन की खरीद कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सरकार बिहार के ग्रामीण इलाकों को प्रखंड और फिर जिला मुख्यालय से जोड़ना चाहती है। इसके लिए सरकार गाँव से शहर तक वाहन की व्यवस्था कर रही है, यानी कि गाड़ी की व्यवस्था कर रही है। आप सीएम प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेकर के बस की खरीद कर सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिले के 112 लोगों को बस क्रय करने का पर राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जिले के लोग 1 से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बिहार के नालंदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक साथ 4 लड़की के गायब होने का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। जहाँ घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के लालबाग गांव से जुड़ा हुआ है। स्कूल की 4 छात्राएं अचानक 27 जुलाई की शाम से गायब हो गई है। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उनका पता नहीं चल सका। जहाँ अचानक गायब होने से बच्चियों के परिजन किसी अनहोनी को लेकर के डर रहे हैं। ये सभी बच्चियां उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाग में पढ़ती है। जब पढ़ने के लिए घर से तो निकली लेकिन
लौट करके नहीं आई है। अचानक इनके गायब होने से परिजनों में कोहराम मच गया है। यह गायब छात्रों के परिजनों ने दीपनगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जहां बताया जाता है कि ये चारों आपस में दोस्त थी, एक ही साथ पढ़ने जाते थे। जब छुट्टी होने के बाद सभी एक साथ लौट करके घर आती थी। हालांकि शनिवार को ऐसा नहीं हुआ। गाँव में चर्चा ये भी है कि प्रेम प्रसंग में छात्राओं ने ऐसा कदम उठाया होगा। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जब ग्रामीण क्षेत्रों के चलते गाँव में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। हालांकि पुलिस टेक्निकल एविडेंस के अनुसार जांच कर रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में नेता विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जम करके घेरा है, कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दूं कि कल 29 जुलाई को संसद के निचले सदन में उन्होंने दावा किया है कि देश में फिलहाल डर का माहौल है। जब बजट सत्र पर चर्चा करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डरो मत डराओ मत का नारा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री डरे हैं, किसान डरे हैं, युवा डरे हैं और श्रमिक डरे हैं। हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा। चक्रव्यूह में डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके 6 लोगों ने मारा था। स्पीच के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाभारत के पात्रों का जिक्र करके संसद में शब्दों का चक्रव्यूह रचा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस के चिन्ह के रूप में, और उसका चिन्ह पीएम नरेंद्र मोदी की छाती में लगा करके चलते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इन बातों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे, जो कि उन्हें टोकने लगे और फिर बोले कि वे बजट के मुद्दे पर आए और उसी पर बोले, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वे उसी पर बोल रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ राज्यों के कई जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। निशिकांत दुबे की इस मांग पर समर्थन में बिहार बीजेपी से पहली आवाज उठी है। आपको बता दूं कि सोमवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि निशिकांत दुबे की चिंता जायज है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। हिंदुओं की आबादी वहाँ पर घट रही है। बिहार के इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियां हिंदू महिलाओं से शादी कर रहे हैं या अवांछित गतिविधियों में भी शामिल है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने धार्मिक और फिर सामाजिक असंतुलन पैदा कर दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए, जहां बिहार, झारखंड और फिर बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दें। जल्द निर्णय लिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या घटी है वहाँ विभाजन की मांग उठने लगी है और वे क्षेत्र देश में कट गया है। जब बिहार के इन जिलों में हिंदू समाज अल्पसंख्यक बन गया है, जब केंद्र सरकार अविलंब कार्रवाई करे। उधर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बयान पर कहा कि बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को देश से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे नेता हिंदू मुसलमान दोनों के लिए खतरा है। देश में 10 वर्षों से किसकी सरकार है? बिहार की सरकार में जेडीयू के साथ कौन दल है? बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि जहां तक सीमा पार से बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल है, तो फिर इस तरीके के बयान से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में एनडीए की सरकार है, जब बिहार में 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। ऐसे बयान न सिर्फ बिहार में गठबंधन के विरुद्ध है, बल्कि ऐसे नेता अपनी पार्टी बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के बयान से विपक्ष को फायदा पहुंच रहा है। हम लोगों को नहीं लगता है कि बिहार, बंगाल और फिर झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत है। बिहार में तो सब सामान्य है, सब ठीक है। दोस्तों, बिहार में जिस व्यक्ति का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो पीडीएस दुकानों पर फ्री में बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपके पास राशन कार्ड है, आपका नाम राशन कार्ड में है, तो आप इस कार्ड को बना सकते हैं, जिससे कि 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ खबर के अनुसार सरकार के आदेश सभी गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आप अपने इलाके में संचालित पीडीएस दुकानों पर आधार कार्ड और फिर राशन कार्ड के साथ उपस्थित होकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। आपको बता दूं कि इस कार्ड के माध्यम से आप देश भर के चिन्हित सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक फ्री में इलाज करा सकते हैं। इसमें आपको मुफ्त जांच के साथ साथ दवा और फिर सर्जरी तक की सुविधा मिलेगी, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। दरअसल राज्य यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर हाल में 31 जुलाई तक 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। इसके लिए गाँव से लेकर के शहर तक सभी इलाकों में विशेष अभियान चलाएं।
बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में खेती करने वाले किसानों को किसी तरीके की परेशानी का सामना करना ना पड़े और राज्य के यानी कि बिहार के किसान सही तरीके से खेती कर सके। खबर के अनुसार सरकार ने बिहार के किसानों को धान, मक्का और फिर दूसरे खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का ऐलान किया है, जब प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खेती की सिंचाई के लिए भरपूर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में खेती की सिंचाई के लिए 8 घंटे के स्थान पर यानी कि 8 घंटे के जगह पर 14 घंटे बिजली देना सुनिश्चित करें ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत न हो। दरअसल बिहार में सामान्य से कम बारिश होने के कारण कई जिलों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं, जब राज्य के किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये ऐलान किया है कि अगर किसानों को डीजल अनुदान में कोई भी दिक्कत है तो फिर वो शिकायत करे, 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई होगी। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको अभी बताएंगे कि आप इसके लिए पात्र होंगे या नहीं। वो कैसे, हम आपकी इनकम को देखते हुए बताएंगे। आप अपने इनकम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक सालाना इनकम 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पारिवारिक सालाना इनकम 3 लाख से अधिक नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अगर है तो फिर नहीं मिलेगा। साल 2011 की जनगणना में नामांकित लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है। केंद्र सरकार की ओर से जिन लोगों की कच्चे मकान है उन्हें पक्के घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास कच्चा पक्का मकान है या फिर गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आपका इनकम है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप पीएम आवास योजना के लाभ की कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि आखिर हमको मिल पाएगा कि नहीं पीएम आवास योजना का लाभ। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 65% आरक्षण पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को नकारते हुए आरक्षण पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर के 65% करने के कानून को रद्द करने वाली पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर के 65% कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल नीतीश सरकार के आदिवासियों और फिर पिछड़ों वर्गों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक को बरकरार रखा है, यानी कि बिहार में इन लोगों को 65% आरक्षण का लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक पर जल्दी से लोग नहीं बोलते हैं, वह है स्तन कैंसर के टॉपिक। जी हाँ, आपको बता दें कि महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है स्तन कैंसर। हाल ही में खबर आई थी कि एक्ट्रेस हिना खान को 3रे चरण का स्तन कैंसर है। इस खबर ने भारत की जनता का ध्यान इस गंभीर बीमारी की ओर फिर से खींचा है। हालांकि इससे पहले और भी बड़े नाम इस बीमारी की जद में आ चुके हैं, लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। बात है भारत की आधी आबादी। रिसर्च बताते हैं कि भारत में हर 28 में से 1 महिला को स्तन का कैंसर होता है। जहाँ यानी कि 28 महिला में से 1 महिला को जरूर ये कैंसर होता है। अध्ययनों की माने तो हर 4थे मिनट में 1 भारतीय महिला में स्तन कैंसर की पहचान हो रही है। जी हाँ, भारत में सभी प्रकार के कैंसर के मामले में स्तन कैंसर के मामले में 14% है और फिर महिलाओं में ये सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर है। कैंसर शब्द अपने आप में बहुत डराने वाला शब्द है, लेकिन इस तरह के मामलों में उम्मीद की किरण बुझी नहीं है। जहाँ स्तन के कैंसर को शुरुआती लक्षणों में पहचाना जा सकता है और पहली दूसरी स्टेज में इसका पता लगने पर महिला का जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। जहाँ समय रहते सही उपचार की मदद से महिला अपना सामान्य जीवन जी सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के किन लक्षणों पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको स्तन या फिर स्तन के आसपास के क्षेत्र और बगल में गांठ महसूस होती है तो फिर आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सच है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन अगर स्तन में गांठ है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब कैंसर की गांठ आमतौर पर बिना दर्द वाली होती है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ दर्द महसूस हो सकता है। वहीं पर मां बनने के बाद निप्पल से दूध निकलना सामान्य है। अगर आप नई मां नहीं हैं और फिर भी निप्पल में रिसाव हो रहा है तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। ये रिसाव कई अलग अलग रंगों
का हो सकता है। कभी कभी निप्पल से खून का भी रिसाव होता है, ऐसे लक्षणों को कैंसर का लक्षण माना जाता है। इसलिए रिसाव होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। वहीं पर हमें अपने स्तन के आकार के बारे में बेहतर पता होता है। दोनों स्तनों के आकार में हल्का फर्क होना सामान्य है, लेकिन अगर आपको एक स्तन तुलनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा असामान्य नजर आ रहा है तो फिर ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा स्तन की त्वचा का लाल होना, उसमें खुजली होना या फिर स्तन में डिंपल या फिर गड्ढे पड़ना स्तन कैंसर का लक्षण होता है। वहीं पर आपको अपनी निप्पल पर भी गौर करना चाहिए। अगर निप्पल अंदर की ओर धंस रही है तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं कि स्तन कैंसर विश्व भर की यानी कि पूरी दुनिया की महिलाओं को बड़ी तादाद में चपेट में ले रहा है। जब पहले इसका खतरा 40% की उम्र के बाद की महिलाओं को ज्यादा होता था, लेकिन अब 24 जैसी कम उम्र के मामले में भी आम तौर पर देखा जा रहा है। जैसे सामान्य तौर पर अगर आपकी उम्र 29 साल हो चुकी है तो आपको अपने स्तर का परीक्षण खुद से ही करते रहना चाहिए। अगर महिला की परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास रहा है तो फिर कुछ खास प्रकार के स्तन कैंसर के होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं को 30 की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी करवाते रहना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर स्तन कैंसर का कारण क्या हो सकता है। तो अब तो आपको बता दो कि कई तरीके के कैंसर की तरह की स्तन कैंसर के कारण भी अभी स्पष्ट नहीं है। जितना ही यह स्पष्ट है कि ये इतनी तेजी से पैर क्यों पसार रहा है, लेकिन कुछ बातें इसके होने की आशंका को बढ़ा। ये वैज्ञानिक तौर पर पाया गया है कि खराब जीवन शैली, अस्वस्थ भोजन और तनाव कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही हेयर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल, सौंदर्य प्रसाधनों और फिर डिओड्रेंट में पाए जाने वाले कुछ घातक केमिकल भी इस तरह के कैंसर को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी टीचरों के हस्तांतरण पदस्थापन की नई नीति के ड्राफ्ट पर सहमति जताई है। इस नए प्रस्तावित नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के भी ट्रांसफर और फिर पदस्थापन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बिहार में लोग बारिश की आस में हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह 12 जुलाई से ही ट्रफ लाइन बिहार से बाहर है, गायब हो गया है। जहां अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार नहीं है। 16 दिनों से ड्राई स्पेशल की मार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लोग झेल रहे हैं। बिहार के लोग न सिर्फ बारिश नहीं होने की वजह से परेशान है, बल्कि उमस भरी गर्मी पड़ने की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान है। बेहाल है, हाल बेहाल है। जब रविवार को पटना में अहले सुबह तो बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर के वक्त धूप की वजह से उमस भरी गर्मी के से लोग परेशान है। हालांकि अलग अलग मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अलग अलग पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। किसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बारिश के बारे में बताया गया है और कल भी बारिश के बारे में बताया जा रहा है कि कल भी बारिश होगी, आज भी बारिश होगी। लेकिन दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी बारिश नहीं होगी, कल भी बारिश नहीं होगी। यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र भी इसमें असमंजस में है कि आखिर बारिश होगी या नहीं, क्योंकि जितने भी मौसम विज्ञान केंद्र है सभी बिल्कुल सटीक सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर मौसम विज्ञान केंद्र है और पटना मौसम विज्ञान केंद्र है। दोनों मौसम विज्ञान केंद्र अलग अलग पूर्वानुमान जारी कर रहा है। पटना वाले कह रहे हैं कि हाँ बारिश होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, जैसे कि आपको इस खबर में पहले भी बताया गया है। लेकिन भागलपुर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं, आज भी नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी। जब ये लोग असमंजस में हैं तो फिर आपको सही जानकारी कैसे मिल सकती है। भागलपुर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बिहार में मानसून ज्यादा एक्टिव नहीं है। जब मानसून का प्रभाव कम होने की वजह से 33% कम बारिश इस साल दर्ज की गई है। जब आपको बता दें कि मौसम की बेरुखी से किसान परेशान है। उनका कहना है कि अगर वर्षा नहीं होती है तो फिर हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बना इंडिया गठबंधन कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। बेशक इंडिया गठबंधन की खिलाफत करने वाले नेताओं में ज्यादातर लोग सत्तारूढ़ दल के हैं, मगर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस गठबंधन पर एतराज जताया है। जब पप्पू यादव का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी पर बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जब कांग्रेस ने अगर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो फिर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लोकसभा और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल भी अलग है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और लोग कांग्रेस को बिना जाति धर्म के पार्टी के रूप में देखते हैं। या नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी पर बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जिन्होंने बिहार को बुरी तरीके से लूटा है। बड़े बड़े बालू शराब के माफियाओं को किसी पार्टी का टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर वे प्रशांत किशोर के साथ चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से 2 पार्टियों के बीच में
में अगर कोई तीसरी पार्टी ये कहेगी कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, हम विधायक बनाने के लिए तैयार हैं, तो जो लोग बेरोजगार बैठे हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी कांग्रेस ने कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया था। बिहार में भी कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था। जहां आम चुनाव में बेशक इस गठबंधन का जादू नहीं चल सका हो, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर के फिर से जीत की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। जैसे में कांग्रेस नेता और फिर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस गठबंधन से खुश नहीं है और उन्होंने अपनी पार्टी को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का सलाह दिया है। बिहार के बेगूसराय जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है। बेगूसराय बाल सुधार गृह से 5 बच्चे भाग निकले हैं, गायब हो गए हैं। हालांकि 5 बच्चों को पुलिस ने सुधार गृह से 5 किलोमीटर दूर से बरामद कर लिया। सभी बच्चे पीछे की दरवाजे की कुंडी तोड़ करके शौचालय के एस्बेस्टम पर उतरे और फिर वहां से कूद करके पीछे वाले खेत से भाग निकले। वहां से सभी पन्हास चौक पहुंचे, जहां से एक रजौरा की ओर से 4 बच्चे एनएच की ओर भाग गए थे। दोस्तों, बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य। इस राज्य में कुल 15 एयरपोर्ट है, लेकिन इसमें से ज्यादातर एयरपोर्ट किसी काम के नहीं है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से ही फ्लाइट का संचालन किया जाता है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के नियंत्रण में जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट हैं, वे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, रक्सौल और बेगूसराय एयरपोर्ट है। वहीं पटना और दरभंगा से घरेलू और फिर गया से इंटरनेशनल उड़ान संचालित होती है। ये एयरपोर्ट विमानपत्तन प्राधिकार के कंट्रोल में है। आपको बता दें कि बिहार में जितने भी एयरपोर्ट राज्य सरकार के कंट्रोल में है, वे सभी एयरपोर्ट बंद है। इन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं होती है। आज भी मंत्री, विधायक, सांसद के द्वारा इन एयरपोर्ट चालू करने की बात कही जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि चुनाव के दौरान नेता भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, रक्सौल और बेगूसराय के एयरपोर्ट को चालू करवाने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई भी काम नहीं होता है। अब भी ये एयरपोर्ट विमान की राह देख रहा है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल का पटना बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहना करके उनका सम्मान किया है और मिठाई बांटी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और मंगल पांडे समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत से संगठन को मजबूत करूंगा। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। जब मैं एक कार्यकर्ता के पद से इस पद तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं हर कार्यकर्ता को सम्मान दूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से संगठन को मजबूत करूंगा। बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर बनाए जाने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी की यही खूबसूरती है कि वे एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। यह उन्हें मेरी शुभकामनाएं। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से लौटे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का सोमवार 29 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जैसे कि आपको पहले भी इसी खबर में बताया गया है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, शिशुओं में शारीरिक एवं मानसिक विकास करने के साथ उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए शिशुओं को स्तनपान कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लेकर के 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक माताओं को स्तनपान के फायदे बताए जाएंगे और स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तरीय कार्यशाला हेल्दी बेबी शो आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान को लेकर के प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये सभी अभियान के दौरान अधिक से अधिक माताओं को शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने में मां की सहायता करने तथा गर्भवती और धारित माताओं को 6 माह तक केवल स्तनपान कराए जाने के महत्व के बारे में बताएंगी। जब प्रत्येक आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान मां कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती एवं धारित माताओं के साथ बैठ करके स्तनपान से होने वाले लाभ पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में देश में सांप के काटने से लोगों की जान जा रही है, इस मुद्दा को उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश में हर साल सांप के काटने से करीब 50,000 लोगों की जान जाती है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस दौरान कहा कि पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटते हैं। भाजपा सांसद ने लोकसभा में चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांप के काटने से होने वाले लोगों की जान जाने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि हर साल इससे करीब 50,000 लोगों की
की जान जाती है सांप काटने से, जिससे रोका जा सकता है। उन्होंने इस दौरान बिहार का भी जिक्र किया है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है जो गरीबी और प्राकृतिक आपदा दोनों से जूझ रहा है। पूरे भारत में 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है, जिसमें से 50,000 लोगों की जान जाती है, जो दुनिया में सबसे अधिक जान जाती है। भारत में पूरे देश में सांप के काटने से जान जाने से रोका जा सकता है, ये कहना है राजीव प्रताप रूडी का। दोस्तों, बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होने के बाद राजद कार्यालय में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुनील सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास उनके प्रति गिर रहा है। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की है कि सदन में जो आवाज उठा रहे हैं उस आवाज को बंद किया जाए। सुनील सिंह ने कहा कि आज बिहार में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर रिश्वत दिए काम नहीं होता है, जब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भी ये मान चुके हैं कि बिहार के अधिकारियों के डीएनए में रिश्वत घुस चुका है, जहां उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इसे कैसे रोके। लेकिन इस पर सदन में जो आवाज उठाता है, आपके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जय नीतीश कुमार कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का जो लबादा ओढ़े हुए हैं उसके बारे में कोई बात करें। दोस्तों, बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। उन्होंने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की अपराधियों में जो खौफ 2005 और 10 में था वह अब नहीं है। सरकार द्वारा हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2005 और 10 में जिस प्रकार बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, अपराधी कानून से डरते थे और फिर इसका जो बिहार में एक मॉडल बना था स्पीडी ट्रायल का, उसका एक प्रभाव देखने को मिला था। जो अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए। अगर हमने अपराध किया है और फिर हमारे खिलाफ सबूत है तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं, ऐसा भाव अपराधियों के मन में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार सत्ता में आई तो फिर 1 लाख अपराधियों को स्पीड ट्रायल चला करके सजा दिलाई गई। 2005 और 2010 में बिहार में वही कानून था जो अब है, आज है। 2005 और 2010 से अधिक बिहार सरकार ने पुलिस को मदद किया है, जब पुलिस को बेहतर गाड़ियां दी है, बेहतर थाना भवन दिया है, बेहतर हथियार और फिर बेहतर वेतन दिया है। ऐसे में पुलिस को तो और भी बेहतर काम करना चाहिए। दोस्तों, नई दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के पानी घुसने और उसमें डूबने से छात्र की जान जाने पर पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया है। जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मृतकों में एक बच्ची बिहार के औरंगाबाद की निवासी छात्रा तानिया सोनी है, जो हमारे बिहार की बेटी था, जब उसने जान गंवाया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिना किसी गाइडलाइन के कोचिंग सेंटर चलाया गया और लापरवाही बरती गई। हम मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। ऐसे सुरक्षा के मामले संसद में हमेशा उठते रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से कोचिंग के लिए कोई भी मानक नहीं तय नहीं है। जब सवाल भी उठते हैं लेकिन कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं होती है। संसद में सवाल ये भी उठता है कि जब यूपी में बुलडोजर चल सकता है तो फिर ऐसे कोचिंग सेंटरों पर क्यों नहीं चलता है। इस मामले पर यूपी के सांसद अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने भी सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, बिहार में लगातार पुल के ढहने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में लगातार 1 महीने में दर्जन से अधिक पुल ढह चुके हैं, गिर चुके हैं, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बिहार सरकार को राज्य में यानी कि बिहार में सभी मौजूदा और फिर निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तर पर का संरचनात्मक ऑडिट कराने तथा राज्य में पुलों के गिरने की घटनाओं को के मद्देनजर व्यवहारिता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या फिर से बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। दोस्तों, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में जम करके घेराबंदी की है। उन्होंने बजट को लेकर के कहा है कि सरकार ने मिडिल क्लास की अनदेखी की है। जिस मिडिल क्लास ने पीएम को सपोर्ट किया उसी मिडिल क्लास को बजट में भुला दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने देश के किसानों को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वे वादा करते हैं कि इस सदन में किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी का प्रस्ताव इस सदन में वो पास करा करके रहेंगे। राहुल गांधी ने तंज भरे लहजे में कहा है कि जब पीएम मोदी ने कोरोना काल में देश के मिडिल क्लास को थाली बजाने को कहा, मोबाइल की लाइट जलाने को कहा, तब मिडिल क्लास ने ये किया, लेकिन इस बजट में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। राहुल गांधी ने अन्य मुद्दों पर भी अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने जो चक्रव्यूह बनाया है इससे करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप सब डरते हैं वह है जाति जनगणना। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस सदन में गारंटीकृत कानूनी एमएसपी पारित करेगा, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि इस सदन में जाति
जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी ने बजट के हवाले पर भी तंज कसा और इसे जातीय विभेद से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि इस फोटो में बजट का हलवा बांटा जा रहा है, मुझे इसमें एक भी ओबीसी, आदिवासी या फिर दलित अधिकारी नहीं दिख रहा है। 20 अधिकारियों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। दोस्तों, महंगाई की मार झेल रही जनता को जल्द ही राहत मिल सकती है। जब प्याज और टमाटर के भाव जल्द ही गिर सकते हैं। जब सरकार ने प्याज उत्पादकों से 5 लाख टन प्याज के भंडार की खरीद पूरी कर ली है। उम्मीद है कि कीमतों को नियंत्रण करने के लिए इसे जल्द ही बाजार में जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को दिल्ली में सब्सिडी वाले टमाटर की बिक्री को हरी झंडी दिखा दी है। इसे जल्द ही दूसरे शहरों तक भी पहुँचाया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सब्सिडी वाले टमाटर खुदरा खरीदारों को 60 रुपए प्रति किलो बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा पहली बार लाई गई फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसीलिए सरकार ने पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इस पर दिशा निर्देश में कदम बढ़ा दिया है। जब पिछले हफ्ते बिहार सरकार के गजट में इसे प्रकाशित कराने के साथ साथ हमने बिहार राज्य फिल्म एवं उद्योग निगम में कंसल्टेंट के लिए आवेदन भी आमंत्रित किया है। जब फिल्म कला से लंबे समय से जुड़े व्यक्ति को कंसल्टेंट के रूप में नामित करके सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण एवं व्यवसाय से जुड़े हुए इकोसिस्टम के विकास की मंशा रखती है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सिनेमा शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिशीलता और फिर देश प्रदेश की छवि निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाला कला माध्यम है। अंत में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को यथाशीघ्र सुदृढ़ नियमों के साथ व्यवहार में लाया जाए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फिल्मकारों को अनुदान एवं सब्सिडी देने के मामले में ये नीति देश में सबसे आगे है ही। साथ ही इसमें फिल्म अध्ययन, फिल्म निर्माण, रोजगार एवं व्यवसाय तथा फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा देने के प्रयास भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि जब जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी तो फिर वे इसमें कोई भी पद नहीं मांगेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार के हजारों गांव और फिर छोटे शहरों में 2 साल से अधिक की पदयात्रा के बाद हमने एक बेहतर विकल्प देने के लिए औपचारिक रूप से पार्टी गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जो दशकों के दुख को समाप्त करेगा और फिर बिहार के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि वादा किया गया था कि मैं पार्टी में कोई भी पद नहीं मांगूंगा और अगले कई महीनों तक जमीनी स्तर पर लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखूंगा। और फिर ये सब एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में यहां के लोगों द्वारा चुनी गई प्रार्थना से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उनका अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 2 महीने में जनसुराज 1.5 लाख पदाधिकारी और फिर जनसुराज के लाखों सहभागी संस्थापक सदस्य पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेंगे। जब पार्टी के संविधान का मसौदा तैयार करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे और अंत में पार्टी नेताओं का चुनाव करेंगे। दोस्तों, बिहार में जल्द ही MBBS की पढ़ाई शुरू होने वाली है। जी हाँ, ये बिहार वासियों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार MBBS की पढ़ाई में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बिहार सरकार जल्द ही बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में, हिंदी में कराई जाएगी। यह छात्रों को हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने के लिए सिलेबस और किताबें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मंगाई जाएगी। यह सरकार के इस कदम उन छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों, बिहार में तकनीकी शिक्षा की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए यह काफी काम की खबर है कि दरअसल बिहार में IIT नामांकन के लिए 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा। पहले राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 9 अगस्त को जारी होगा। वहीं पर दूसरे राउंड के लिए प्रोविजनल सीट आवंटन आदेश 25 अगस्त को जारी होगा। प्रमाण पत्र सत्यापन एवं नामांकन 27 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। आपको बता दूं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2024 की काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऐसे में सरकारी IIT में नामांकन की चाह रखने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विकल्प को चुन सकते हैं। दोस्तों, बिहार के 4 शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी। मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए इसकी तैयारी की जा रही है और इसकी रिपोर्ट 4 माह में मिल जाएगी। ये संभावना जताई जा रही है कि रिसर्च शुरू करने के लिए नगर विकास विभाग और फिर एजेंसी राइट्स के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है, यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हो गया है। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 4 शहरों गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चारों शहर में मेट्रो संभाव्यता का अध्ययन पूरा कर
लेना चाहती है, इसलिए इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जहाँ सबसे पहले इन शहरों में मेट्रो परिचालन की संभावना का अध्ययन किया जाना है। इसके लिए गुड़गांव स्थित रेलवे की एजेंसियां राइट्स का चयन किया गया है। जैसे नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में इन 4 शहरों में मेट्रो सेवा का निर्णय किया गया था। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं। ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे में आवेदन करने के लिए अब आपके पास मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग विभागीय पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये पोर्टल 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल बाद फिर आएंगे। आपको बता दूं कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 3 लाख रुपए से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि इस योजना में भाग लेने के लिए 4,43,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 9,200 लोगों को लोन और फिर आर्थिक अनुदान दिया जाना है। आवेदन के दौरान कागजात अपलोड नहीं होने की भी शिकायत सामने आ रही है। इसको लेकर के विभाग की ओर से बताया गया है कि आवेदन करते समय यदि आधार सत्यापन में विफल हो जाता है तो फिर संबंधित आवेदक अपना आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और फिर नाम दोबारा जांच करा दे। इसके साथ ही उद्योग विभाग की ओर से किसी भी तरीके की समस्या पर विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456214 नंबर जारी किया है। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी समस्या हो इससे संबंधित तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए समय दिया गया है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। दोस्तों, आपने अब तक कई शिव भक्तों की शिव भक्ति देखी होगी और उसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन बिहार में एक ऐसे शिव भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई मंदिर बनाने में लगाई और इसके बाद भी जब मंदिर पूरा नहीं हुआ तो फिर अब चंदा मांग रहे हैं। यह पूरा मामला बिहार के समस्तीपुर जिला की रोसड़ा के रहने वाले शिव भक्त शिव शंकर महतो से जुड़ा हुआ है, जो कि एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। इनका दावा है कि अपनी मेहनत की 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि लगा दी है। इसके बाद जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर अब सुबह से शाम तक चंदा मांगते हैं और जो मिलता है उसे वे मंदिर निर्माण में लगा देते हैं। लालपुर गांव के रहने वाले शिव शंकर महतो बताते हैं कि अपने गांव में इस मंदिर का निर्माण कार्य 2007 से शुरू हुआ और फिर 2012 में इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई गई। फिलहाल इस मंदिर में शिव, पार्वती, हनुमान, कार्तिक, गणेश और फिर काल भैरव की पूजा हो रही है। जब प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर निर्माण का कार्य कब तक पूरा होगा, इस प्रश्न के जवाब में शिव शंकर कहते हैं कि सब भोले बाबा की कृपा है। मंदिर निर्माण का कार्य भी उनके आदेश के मुताबिक हो जाएगा जब होना है।